हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कौन से ऐसे 5 एसेट्स हैं जो आपको नहीं बेचने चाहिए, लॉन्ग टर्म रखने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म में ज़रूरत पड़ गई है या कोई खर्चा आ गया है तो आप इधर उधर से मैनेज कर लो, बट उनको ना तो छेड़ो, और अगर निकालना ही पड़ता है तो पार्शियल निकाल लो। अब आप सोचते होंगे कि बीच बीच में रिटर्न टू इंडिया के बीच में मैं ये फाइनेंस के टॉपिक क्यों बनाता हूँ, क्योंकि एक दो रीज़न है। पहला तो दीज आर ऑल्सो माई फेवरेट टॉपिक्स, क्योंकि फाइनेंस में थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। दूसरा, ये आपके रिटर्न टू इंडिया से भी रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपने कॉर्पस बिल्ड कर लिया है और आप इंडिया आते हो तो आपको एक तो ये टेंशन नहीं है कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी। दूसरा, आप बिज़नेस भी खोल सकते हो अगर जॉब नहीं मिलती है, जॉब मार्केट डाउन है। तो ओवरऑल ये आपके कॉर्पस से रिलेटेड है। कॉर्पस अगर आपके हाथ में है तो आप एनी हाउ कंफर्टेबली इंडिया में आप अपनी लाइफ निकाल सकते हो। तो दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर एनआरआईज, ये उन लोगों के लिए भी है जो इंडिया में रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने 5 फेवरेट ऐसे एसेट बताता हूँ। पहला है पीपीएफ। पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट बैकअप है, एंड एक बार को बैंक डूब जाती हैं, जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट बोलती है हम 5 लाख तक कवर करेंगे। किसी का उसमें ज़्यादा पैसा है तो वो कवर में नहीं आता। लेकिन एक पीपीएफ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आप मानिए, एक तो बहुत सिक्योर है, सेफ़ है। दूसरी बात, जितना भी पैसा मेच्योरिटी के टाइम मिलता है सब टैक्स फ्री होता है। कोई ऐसा और दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर कोई होगा मेरी नज़र में तो आई डोंट नो, बट अगर आप स्टॉक्स में भी निकालते हो तो आप पे टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन लगता है। आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो उसमें आपको कैपिटल इंडेक्स लग जाता है, टैक्स लग जाता है। ठीक, अगर आप गोल्ड भी बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं, एफडी में भी आप पे टीडीएस भी कट जाएगा, फिर टैक्स में अगर आ रहा है तो वो इनकम में जुड़ जाएगा। तो एक पीपीएफ मुझे इतना अच्छा सेफ इंस्ट्रूमेंट लगता है कि सारा पैसा तो आप ना तो प्रॉपर्टी ना इक्विटी में डाल सकते हो। अगर कहीं सेफ डालें तो पीपीएफ इज़ द इंस्ट्रूमेंट। दूसरी बात, इसमें 15 साल तक आप 1.5 लाख रुपए डालते हो, प्लस 5 साल का एक्सटेंशन भी है, 20 साल। मान लीजिए 1.5 लाख 20 साल तक डाले, 30 लाख हुए, राइट। एंड मेच्योरिटी टाइम पे कुछ 68 और 70 लैक्स के आसपास इसमें आपको मिलेगा, टोटल टैक्स फ्री। सोचिए, आपने आपने कोई गोल सोचा है कि बच्चे की जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, और 20 साल बाद या 15 साल बाद वो फ्री हो जाता है पैसा, और आप निकालते हो, टैक्स फ्री मिलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 1.5 लाख रुपये पर ईयर आप बचा सकते हो। और दूसरी बात, 6 साल के बाद इसमें आप पार्शियल विड्रॉ भी स्टार्ट कर सकते हो। एक कैलकुलेशन के बेस पे आपको टैक्स एग्जेम्प्ट करके अमाउंट, पार्शियल अमाउंट आपको अलाउ होता है निकालना। तो पीपीएफ इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट, सेफ एज वेल एज बैलेंस बनाता है आपकी इक्विटी एंड प्रॉपर्टी के रिस्क के साथ। तो पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा, रेंटल प्रॉपर्टी। अब रेंटल प्रॉपर्टी में क्यों बोलूँ, प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ते हैं, वो एक अलग बात है। रेंटल का आप समझिए, मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ का घर लिया, अब वो 25 लाख का उस पर रेंट खा रहा है। कोई बोले 25 हज़ार का रेंट खा रहा है। अब कोई बोलेगा कि 25,000 4% ही हुआ या 3% हुआ। लेकिन आप वैसे में सोचिए, आज आपने लिया है 25,000 का, 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, फिर 11वें महीने बाद 10% उसमें रेंट बढ़ जाता है, 25 का फिर 27,500 होगा, 27,500 पे फिर 10% लगेगा अगले 11 महीने बाद। तो आप सोचिए, वो 27,500 से 31,000 होगा, 31 पे फिर 10% लगेगा, तो इसलिए 34,000 होगा। तो 3-4 साल में वो आपका 25,000 से कब 37-38,000 पहुँच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और ये कैलकुलेशन चलती रहती है, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी के संग और क्या हो रहा है कि जो नई जनरेशन आ रही है, या जब से प्रॉपर्टी प्राइस डबल हुए हैं, अब जो जनरेशन है वो ख़रीदना प्रेफर नहीं कर रही है। उसके कई रीज़न्स हैं कि वो, उन्हें नहीं पता उनकी जॉब कितने साल तक उस सिटी में है। मान लीजिए आपका बेंगलोर में घर है या आपका नोएडा में घर है, कोई जॉब करने आ रहा है, वो रेंट पे रहेगा 3 साल 4 साल 5 साल, जब तक उसे श्योर ना हो जाए वो 10 साल रुकने वाला है, वो नहीं खरीदेगा। तो उसे रेंट पे लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब आपका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा कि अगर मान लीजिए 30 साल के बाद उसका रीडेवलपमेंट होता है, 35 साल की लाइफ होती है, 60 साल की लाइफ होती है, तो गवर्नमेंट रीडेवलपमेंट करती है। रीडेवलपमेंट में 3-4 साल 5 साल लगते हैं, फिर आपको नया फ्लैट देती है उसी लैंड पे। ठीक है, उसका
स्क्वायर एरिया कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर आपको मिलता है, फिर से वो रेंट पे चढ़ता है। तो कैलकुलेशन चलती रहती है। और जनरेशनल वेल्थ है, अगर आप दूसरे अपने बच्चे को, दूसरी बात अपने बच्चे को देते हो या बेटी या किसी को भी देते हो, तो आप सोचो वो रेंटल प्रॉपर्टी जो आ रही है वो आती ही रहेगी और वो बढ़ती ही रहेगी, नीचे नहीं, रेंट नीचे जाने के चांसेस कम ही रहते हैं। तो ये दूसरा मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है रेंटल प्रॉपर्टी, ये आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई अपने घर के अलावा, या आप खुद रेंट पे रहते हैं और दूसरा अपने रेंट पे चढ़ रखा है, तो उसे कोशिश करना चाहिए, बचाना चाहिए। तीसरा, गोल्ड। अब गोल्ड क्यों? गोल्ड का एक ऐसा यूनिक फीचर है कि मान लीजिए आपकी भगवान ना करे जिस भी कंट्री में आप हो उसकी करेंसी ही नहीं चलती, बैंकरप्ट हो जाते हो आप, कुछ भी होता है, बट गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आप दुनिया में किसी जगह पे भी जाओगे आपको उसकी इक्विवेलेंट करेंसी मिल जाएगी। दूसरी बात, आप कंपेयर करो प्राइस पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जिससे भी करो, मुझे 16,000 का भी रेट याद है, और आज 10 ग्राम्स का 1 तोला जिसे बोलते हैं, और आज 1,10,000, 1,15,000 है, वो भी याद है मेरे को। तो ये ऊपर ही जाता देखा है मैंने अपनी पूरी लाइफ में, जब से मैं देख रहा हूँ, जब से मुझे याद है, होश संभाला है। पहले तो मुझे नहीं पता होता था, शायद 12th के बाद या जब से भी मुझे याद है, तो ये मैंने ऊपर ही जाते देखा है। और दूसरी बात, गोल्ड की खूबसूरती होती है कि कम जगह घेरता है, आपके लॉकर में आ सकता है। चांदी लोगे उसके लिए बहुत जगह चाहिए, सर दर्द है एक बार को, लेकिन गोल्ड का क्या है। और दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसी कंपनी से लेते हो या फिर उनसे लेते हो, तो वो आप चाहो तो उनके पास भी छोड़ सकते हो, सर्टिफिकेट दे देंगे आपको, आप सर्टिफिकेट रखो। अगर आपको नहीं रखना है फिजिकल गोल्ड लॉकर में या घर में, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन पर रिटर्न भी कभी भी कर सकते हो। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि आप एक गोल बनाया है कि बच्चे की शादी में मेरे को ये खर्चा करना है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास पार्शियल गोल्ड है, तो उस वक्त पे गोल्ड का कोई भी प्राइस हो, आपके पास उस प्राइस का गोल्ड पड़ा है, आप उसी से सारा जेवर एवर सब बनवा सकते हो। या फिर अपना घर खरीदना है कभी, या जो भी आपके गोल है, गोल में मेनली 3 तरह के गोल होते हैं बंदे की लाइफ में। एक घर खरीदने का, दूसरा बच्ची की एजुकेशन, हायर एजुकेशन का, तीसरा शादी का। बाकी सब तो आपका मैनेज हो जाता है। तो तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो मेरे को लगता है वो है गोल्ड। अब चौथा, ब्लू चिप स्टॉक्स, इक्विटी। अब मैं ये बात ट्रेडिंग की नहीं कर रहा, एफएनओ की नहीं कर रहा, इंटरडे की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो वाला जो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि किसी ने आज से 20 साल पहले पेपर फॉर्म में कुछ शेयर लेके डाले थे, आज उसको याद भी नहीं है, पता चला तो वो करोड़ों में वैल्यू है। ऐसा ही होता है शेयर का प्राइस। अब आप मुझे काउंटर आर्गूमेंट सोचेंगे कि माइनस में चला जाता है, रेड हो जाता है, आपने 1 लाख रुपए लगाया तो कभी 95 दिख रहा है, कभी 90 दिख रहा है, कभी 80 दिख रहा है। अब मैं बताता हूँ मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आपने वो फेज़ देखा है जिसमें आपका 1 लाख रुपए का 90,000 रह गया, तो आप डिज़र्व करते हो वो फेज़ भी देखो जब एक का 1,10, 1,15 और डबल 2 लाख भी हो। वो तभी होगा जब पूरी साइकिल में बने रहो। तो पेशेंस रखिए, रेड को देखने की आदत डाल लीजिए और घबराना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब रेड जाता है तो अगर वो 10% गया तो 20% ऊपर आने का भी पोटेंशियल लगता है। और कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है, एक बार को प्रॉपर्टी हो सकती है, वो भी इतनी नहीं है कि वो 1-2 दिन में ही, मतलब उसमें भी कुछ महीने साल लगते हैं प्रॉपर्टी में भी। बट स्टॉक एक ऐसा है जो एक हफ्ते के अंदर ही 20% नीचे चले जाए और एक हफ्ते के अंदर ही 30% ऊपर चला जाए, ये भी उसमें पोटेंशियल होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो मिड कैप या लार्ज कैप हैं, जिनमें पोटेंशियल है कंपनी में, जो और बड़ी बन सकती हैं, और जो ऑलरेडी लार्ज कैप है, जो बड़ी है, वो उनके शेयर मोस्टली मैंने देखा है स्प्लिट होते रहते हैं। मान लीजिए 10,000 का शेयर है, अब 10,000 पे वो क्या करते हैं, स्प्लिट कर देंगे 5 पार्ट में, तो 2,000 का प्राइस आ गया, 5 शेयर मल्टीप्लाई हो गए, तो आपका शेयर की क्वांटिटी बढ़ गई। फिर वो जब 2,000 वाला है, वो फिर से कोशिश करता है वो 10,000 का प्राइस छूने के लिए। ये एक ट्रेंड देखा गया है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक ले रखे हैं, जस्ट उसे लेके भूल जाइए, उतना ही पैसा लगाइए जितना भूल सकते हैं। इट विल डू द मैजिक वन डे। सो दीज आर 4 सेट। अब पांचवा, फैमिली लैंड। फैमिली लैंड में क्यों बोल रहा हूँ, मान लीजिए किसी के घर में खेती है, अब उसके क्या मैजिक, क्या चमत्कार हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते।
पहली चीज़, अगर जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, हर शहर के अगल बगल से कोई ना कोई एक्सप्रेसवे निकल रहा है, कोई ना कोई इंडस्ट्री लग रही है। इंडिया का जो पिछले 15 साल आप देखोगे, जितना अर्बनाइजेशन हुआ है, जितना डेवलपमेंट हुआ, और अगले 15 साल 20 साल सोचोगे, उससे भी ज़्यादा होना है। तो अगर गलती से वो लैंड किसी में आ जाती है, तो आज जो 10 लाख की है उसे 1 करोड़ मिलने में भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये मैजिक भी होते हुए देखे हैं मैंने। दूसरी चीज़, अब मान लीजिए नहीं आती और नहीं बेचनी भी है, इनहेरिटेंस है, एक तरीके से रिस्पेक्ट की भी बात होती है कि आप अपने दादा परदादाओं की लैंड ना बेचें, पर्सपेक्टिव की बात है। अगर रखना चाहते हैं तो वो भी आपके एक रेंटल प्रॉपर्टी या रेंटल घर की तरह काम करती है। आप उस पर फार्मिंग करो ना करो, आप उसको लीज पे चढ़ाओ, वहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट होता है। फार्मर्स आपसे 1 साल का एग्रीमेंट या 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाएंगे और आपको एक सर्टेन अमाउंट देंगे। उसके बाद वो उसमें चाहे आलू उगाएं, उसको बटाई बोलते हैं कि बटाई पे चढ़ा देना। बटाई मीन्स उसको रेंट पे दे देना। फिर उसके बाद उससे जो भी आएगा आप आता रहेगा, फिर दोबारा अगले साल फिर दे दो। आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ रहा है और उससे रिटर्न भी आ रहा है। आप खुद करना चाहते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जब सारी इंडस्ट्री डाउन जाती हैं, बट एक इंडस्ट्री ऐसी है जो मेरा मानना, फूड इंडस्ट्री, ना इसमें ऑटोमेशन आ सकता है, ना इसमें इसका कोई ऑल्टरनेटिव्स है। कोरोना भी जब आया था तो लोग सब घरों में जब बंद थे, तो एक जो सबसे ऊपर बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो थी केवल खाना, ग्रोसरी, फूड। वो आता रहे बस। लोग घरों में बंद भी ठीक ठाक सर्वाइव कर गए 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन अगर फूड नहीं है, ये दुनिया नहीं चल सकती, राइट। तो फार्मिंग लैंड एक ऐसी चीज़ है जो मैं मानता हूँ आपको बचानी चाहिए या रखनी चाहिए। इट विल डू द मैजिक आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड, एटलीस्ट इन इंडिया। तो अगेन ये था मेरा आज का वीडियो, एंड मैंने 5 जो मुझे लगता है बचा के रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने भी इन 5 में, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं इन 5 में कुछ अमाउंट लगाया है, बहुत थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन भले ही वो बहुत छोटा अमाउंट सही, लेकिन ये सोच के कि इसको देखते हैं कैसा जाता हो। ओवरऑल मेरे को लगता है इट डज वेल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।